अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम, उसका मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। जाफर एक्सप्रेस, खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई। पहलगाम वाक़या जिससे भारत ने एक जंग की फ़िज़ा बनाई, माहौल बनाया और पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी सालमियत पर अटैक किया और फिर ऐसे थप्पड़ खाए कि मुंह की खानी पड़ गई पूरी दुनिया में। इसका रिस्पांस अमेरिका से भी आया, इसका रिस्पांस रशिया से भी आया, इसी का रिस्पांस चाइना से, तुर्किया से, आज़रबाईजान से, पूरी दुनिया से, मगरबी ममालिक से आया। लेकिन बड़ा अलग तरह का रुझान हमने देखा। जब आप एक ताकतवर मुल्क को ज़ेर कर लेते हैं तो दुनिया आपकी मौतरफ हो जाती है, आपके साथ खड़ा होना पसंद करती है, हाथ मिलाना पसंद करती है। चाहे फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका 2 बार का हो या फिर इसहाक डार साहब के मुख्तलिफ दौरे हों जो अहम ममालिक में हो रहे हैं, या वज़ीर आज़म के दौरे हों। और फिर SCO में जब वज़ीर आज़म पहुँचे, हमने देखा तमाम ममालिक, सिर्फ चाइना रशिया नहीं, पुतिन जैसे ताकतवर सदर नहीं, तमाम ममालिक आगे बढ़कर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वेलकम भी कर रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। हमारे अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे तमाम इदारे हों सिक्योरिटी के, एक साथ काम कर रहे हैं तो बेहतर सिचुएशन है। लेकिन खुजदार हमलों से भारत नहीं बच सकता। वज़ीर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उंगली भी उठाई, बात भी की। भारतीय दहशत गर्दी इस पूरे रीजन को किस तरह से तबाह कर रही थी या खा रही थी, वो सारे ममालिक को समझ आ रहा है, जिसका एक बदला हुआ रवैया हम देख रहे हैं। किस हद तक हमें आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत सारी जहतें हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, क्यों अफ़गानिस्तान हमें SCO में दिखाई नहीं दिया, क्यों SCO में अदम शिरकत है अफ़गानिस्तान की, इसकी वजह अफ़गानिस्तान खुद है। कैसे है, इसमें ज़रा डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। अपनी ही वादा खिलाफियाँ हैं इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट की जो वहाँ बैठी है, और उन्हीं वादा खिलाफियों की वजह से एक बेहतर सिचुएशन में मुआहिदा, एक CPEC में रोल, बल्कि एक बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा था। लेकिन अफ़गानिस्तान शायद खुद अपने वादे, उनकी खिलाफियाँ करके और वो पूरे फुलफिल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें खुद परेशानी। वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। और भारतीय जारियत, जिसको अब पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है, परख भी रही है, चाहे वो कनाडा में हो या हमारे इस रीजन में हो, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एहतसामुल हक CGTN उर्दू से उनका ताल्लुक, चाइना से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। एहतसाम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा ये रहा और एक हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि इसका मुश्तरका एलामिया जब जारी हुआ तो जाफ़र एक्सप्रेस, खुजदार हमला और पहलगाम, इसकी मजम्मत की। अच्छा, हम इसलिए पहलगाम का जिक्र करते हैं, हम तो खुद इसकी मजम्मत कर रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि करवाओ ना इसकी तहकीकात, क्यों नहीं करवाते हो? आज से पहले भी मुख्तलिफ वाक़यात घड़े और कभी तहकीकात नहीं करवाई, तो इसकी करवाओ। इसके हम पीछे पड़ गए। अब ये पूरी दुनिया समझ रही है कि कौन करवाने वाला है। लेकिन बहरहाल SCO, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चाइना ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद ताउन और बढ़ाने की बात की। फिर इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी है। ये ज़रा 2 बड़े अहम पॉइंटर्स हैं, इस पर ज़रा हमें बात करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कल आप ही के चैनल पर ये नुक्ता उठाया था, उस वक्त कोई इस पर बात नहीं कर रहा था, और मैंने ये कहा था कि आई डोंट नो मैं इसको इस तरह से समझा हूं या बाकी लोग इसको इस तरह से समझ रहे हैं या नहीं, और वही बात आपने अभी दोहराई है। मैंने कल भी ये कहा था कि उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि हम तो अपने नेबर्स के साथ और जो भी हमारे करीब करीब हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात, जामे मुज़ाकरात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और जो तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उन्होंने साथ ये कहा कि अंडर योर लीडरशिप, और उसमें यूअर्स से मुराद, मैंने कल भी ये कहा था कि 2 चीज़ें हैं, या तो वो कहें कि SCO के अंडर काम करना चाहते हैं, आप आए बात करें, या चीन के, क्योंकि चीन के पास सदारत थी। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। जहाँ तक पहलगाम की बात है, तो हम तो उन ममालिक में से हैं जिन्होंने सबसे पहले उसकी मजम्मत की, और आज भी हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आए, बैठें, बात करें और आगे चलने की बात करें। जहाँ तक एलामिया की बात है, तो उसमें एलामिया में सिर्फ पहलगाम, खुजदार और जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं थी, उसमें तो ईरान पर हमले की भी बात थी। और हम सब जानते हैं कि इस हवाले से भारत का मौक़िफ़ क्या रहा जब ये हमले हुए।
हमने फ़लस्तीन की भी बात की है, गज़ा की बात की है। हम इस पर भी जानते हैं कि वाहिद इस रीजन में भारत ऐसा मुल्क है जो उन मजालिम पर कुछ नहीं कहता, उनकी खारजा पॉलिसी। तो एक तरह से ये कामयाबी है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से जो मुश्तरका एलामिया हुआ जिसमें इंडिया शामिल था, उसमें फ़लस्तीन की बात भी हुई है, ईरान की बात भी हुई है और जामे मुज़ाकरात की बात भी हुई है। तो ये तो एक बड़ा क्लियर है। जहां तक ओवरऑल आप अगर मुझसे कहें कि पाकिस्तान का यहाँ वेलकम करना किस तरह से हुआ, मसरूफियात कैसी रही, तो ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को डिफरेंट बिहेवियर मिलेगा कंपैरिजन अगर हम करें भारत से, क्योंकि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे थे। उनके अपने सिफारत खाने ने बड़ी कोशिशें की, एक बड़ा हाइप देने की कोशिश की, मीडिया ने भी बहुत कोशिश की, मुलाकातें भी हुई, खुद उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, जोर जोर से हाथ मिलाकर, दबाकर, कंधे मिलाकर, हंसकर, लाफ्टर्स देकर। लेकिन सब ये जानते हैं कि इंडिया की खारजा पॉलिसी इस वक्त किस नहज पर है और उनको क्या फैसले करने हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान। अगर मैं आपसे कहूं तो बड़ा दोस्ताना था, बल्कि मुझसे कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है, उस वक्त वजीर आजम से क्यों नहीं मुलाकात हुई? ऐसा तो नहीं है कि कोई मुलाकात होनी नहीं जा रही, हालांकि शेड्यूल था, दफ्तर खारजा ने ये कहा था कि मुलाकात होनी है शी जिनपिंग से। तो उस वक्त हमारे कुछ चीनी यहाँ सहाफियों ने भी और हमने भी ये कहा कि ये तो घर जैसी बात है और ऐसा मामला नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई तो इसको कुछ ऐसा समझा जाए, क्योंकि प्यूटिन से भी नहीं हुई थी और सबका ये ख्याल था कि चूंकि वो रुक रहे हैं 4 तारीख तक, जिसमें 3 तारीख की परेड भी कल होने वाली शामिल है, तो इसमें यकीनन मुलाकात हो जाएगी। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा मैसेज रहा। और एक चीज जो कि आज मैंने देखा कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो है वो मुलाकात में शामिल थे और उनका कल यहाँ परेड में होना इस बात का सबूत होगा कि अमेरिका के साथ उनके जो दौरे थे और उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है वो दो अलग कहना चाहिए कि मौक़िफ़ पर नहीं है, बल्कि सेम पेज पर है। और इसीलिए उनकी यहाँ मौजूदगी ये वाज़ेह पैगाम होगा कि जो चीन की जंग है जापान की जारहियत के खिलाफ, फाशिज्म के खिलाफ, जो उनकी फतह की 80वीं सालगिरह वो मना रहे हैं, उसमें पाकिस्तान उनके साथ उसी तरह से साथ है जिस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री रही। प्रोफेसर आमिना महमूद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहिबा कैसे देख रही हैं एससीओ पाकिस्तान की जिस तरह से भरपूर शिरकत रही है? मेरा ख्याल है इतने बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे फॉरेन डिप्लोमेसी के फ्रंट पे बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और आई एम सॉरी कि आई कुड नॉट ज्वाइन ऑन लिंक, क्योंकि यहाँ पे शायद नेटवर्क बड़ा वीक है, तो इसलिए मुझे फोन लाइन पे ज्वाइन करना पड़ा। कोई मसला नहीं। डिस्कशन आपकी बहुत अच्छी चल रही थी और आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और पाकिस्तान के लिए ये एक सेरेमोनियल जो स्टेज भी है जहाँ पे पाकिस्तान अपनी विक्ट्री को जो उसने इंडिया के खिलाफ जंग पे हासिल की है उसको बहुत ऑनर के साथ सेलिब्रेट भी कर सकता है। और पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त इसलिए बेहतरीन है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो प्रोटोकॉल मिला है और जिस तरह से उनको इनवाइट किया गया है और जिस तरह से सारी प्रोसीडिंग्स में उनकी पार्टिसिपेशन है, तो और एससीओ का प्लेटफॉर्म क्योंकि एक रीजनल प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुख्तलिफ रीजन के कंट्रीज शामिल हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि हम अपने मफादात को भी बहुत प्रमोट कर सकते हैं और अपने मकासद को हासिल भी कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का जो एक इमेज डेवलप हुआ है एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन दैट कैन डिफेंड इटसेल्फ, उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकैश करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है और वज़ीर आज़म साहब को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वहाँ पे, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को जो बर्तरी हासिल है मॉरल भी और उसके साथ साथ रियल भी, दोनों लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को फर्दर इस्टेब्लिश कर सकता है। और ज़्यादा बायलैटरल। प्रोफेसर साहिबा जो मेरा ख्याल है हमें डिस्कस करनी चाहिए, हम हमेशा से ये सोचते आए कि बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, बेचने को बहुत कुछ है, ख़रीदने को बहुत कुछ है, लेकिन एक हकीकत ने पर्दा उठाया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो बोल ही रहा था, लेकिन जब कनाडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश इनको अदराक हुआ कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, उसकी सोच दहशतगर्दाना है, आप देखिए तब ये इकोनॉमी टाइज भी पीछे रह गए, क्योंकि हर किसी को अपने अमन से बहुत प्यार है और अमन होगा तो ही आपकी इकोनॉमी पनप सकेगी।
जी, असल में ये कि इंडिया तो बहुत शुरू से ही यही दहशतगर्दी कर रहा है और खिते का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ उन्होंने ये ना किया हो। लेकिन इस वक्त क्योंकि दुनिया जो है वो हर चीज़ सैटेलाइट के जरिए देख रही होती है और सिर्फ नैरेटिव वॉर नहीं चल रही बल्कि रियल पिक्चर दुनिया के सामने आ गई है। और फिर ये कि भारत ने रिपीटेडली ये सब कुछ सब खिते के ममालिक के साथ किया है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ, फिर उससे पहले आपने देखा नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ उनकी सिविल वॉर में वो किस तरह से शामिल रहे, और पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने दहशतगर्दी की इंतहा की हुई है। और दहशतगर्दी सिर्फ जो है वो मिलिट्री नहीं है बल्कि अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन भी है, पानी के आबी दहशतगर्दी भी मौजूद है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में उनकी रियल टाइम इंटरवेंशन है, यहाँ वो दहशतगर्दी के वाक़यात में फिजिकली इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसलिए अब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं रही है। और मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि सार्क जो सारे ममालिक हैं वो इंडिया के सारे तरफ वाक़या हैं, यानी इंडिया को इनसर्कल करते हैं। अगर वो ज्वाइन हैंड कर लें तो इंडिया को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि उसको किसी भी मुल्क के साथ दहशतगर्दी की जरूरत ना हो। अगर ये लोग एक डिफेंस पैक्ट में शामिल हो जाएं कि अटैक ऑन वन अगेंस्ट अदर इज कंसीडर्ड, इस पे जरा आज हम बड़ी डिटेल बात भी करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर एससीओ समिट और पाकिस्तान का रोल मुश्तरका एलामिया बेहतर है, हम दहशतगर्दी से जान छुड़वाएं, अमन की तरफ आएँ तो अपनी इकॉनमी बेहतर करें। एससीओ डेवलपमेंट बैंक तक के क़याम का फैसला हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव होगी। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए डिजिटल इकॉनमी पर जोर दे रहा है और पुरअमन इकॉनमी पर जोर दे रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की पुरअमन तकमील पर जोर दे रहा है। तो ये एक बेहतर मेरा ख्याल है समिट रही हमारे लिहाज से, हमारे लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप चूंकि एससीओ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं और उसके अंदर आपको पता है ये समिट है, इसको चाइना ने लीड किया है। और अगर आपने उसके अंदर मुख्तलिफ जो लीडरान थे, जो सरबराहान मुमलकत थे, वो जब गए तो मुझे उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाजिया नज़र आई। जब वो उनके प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे थे तो उसमें अगर आपने चाइना का और रशिया के पुतिन का हैंडशेक देखा हो तो उसमें एक चीज़ जो इंडिकेट हो रही होती वो ये थी, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बल्कि उनके हाथ के ऊपर हाथ रखा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन वो जो रशिया और चाइना की जो एक नेक्सस है, एक इमरजेंस है, और इमरजेंस एज ए ग्लोबल पावर, उनका जो कॉपरेशन आप में मुस्तकबिल में देख रहे हैं, उसके बड़े वाज़ेह असरात जो है वो नजर आए। अब अगर वो चीजें हो रही है तो उसी में जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर की तो उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया। दो तीन चीजें हैं जो गौर करने की जरूरत है, जिसके एक तो था मल्टीलैटरलिज्म, यानी उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इसके अंदर हम दो चीजों पे जोर देंगे। एक है को जो बुली बिहेवियर है, अब वो बुली बिहेवियर किसी का है, और उनका बुली बिहेवियर के साथ उन्होंने कहा कि हम कोल्ड वॉर मेंटालिटी को जो है वो अपोज करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस कायम करेंगे, और हम एक अल्टरनेटिव विजन देंगे ग्लोबल गवर्नेंस का एज कंपेयर टू यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। नाउ इन तमाम चीजों में जितने लोग एससीओ में, जैसे ये अभी प्रोफेसर साहबा ने कहा कि ये रीजनल नहीं बल्कि इसके ग्लोबल इम्पैक्ट है, और ग्लोबल इम्पैक्ट में जब आप देखते हैं तो आपको इसके अपोजिट उन चीजों, उन अलायंसेस को देखना पड़ेगा जो और दुनिया में कायम हुई हैं या हो चुकी हैं, जिसमें G8 भी है, जिसमें G7 भी है, जिसमें आपने देखा क्वाड भी है, जिसमें ब्रिक्स भी है। तो ये तमाम चीजें जो है, जो एक अब क्वाड और ब्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो ताकतें नजर आएंगी जिनके पास कोई ना कोई कुव्वत मौजूद है। एससीओ को आप देखेंगे तो इसके अंदर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया के अलावा बाकी जो ममालिक हैं वो डेवलप कर रहे हैं या वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए चाइनीज ने कहा है कि जी हम $280 मिलियन जो है फ्री एड देंगे दुनिया अपने मेंबर कंट्रीज को। उसके साथ आपने कहा एससीओ बैंक के लिए उन्होंने 10 बिलियन जो है उसका लोन का ऐलान किया है। तो ये समिट इस वक्त जो हुई है, ये बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिका का जो एक एटीट्यूड था और जो अमेरिकन हेजेमनी थी, उसको इस समिट ने बड़े ऑब्वियस तरीके से और खुले तरीके से चैलेंज किया है, जिसके बाद जो मेंबर कंट्रीज हैं
उनकी जो कॉपी, क्योंकि इसका जो अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े एससीओ के अंदर और उसके अंदर जब वो सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं तो वो सिक्योरिटी के अंदर वेपन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन स्मगलिंग को लेके आते हैं। अगर वो टेररिज्म का जिक्र करते हैं तो उसके साथ टेररिज्म साथ वो एक्सट्रीमिज्म को भी रिलेट करते हैं। और आपको पता है ये दो चीजें, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है, इस वक्त इस खित्ते में सिर्फ आपको एक मुल्क नजर आता है जिसका नाम है भारत। सर बेहतर बात ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूंगा ये ब्रेक के बाद जरा आपसे इस पे बात करूं। अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल मैंने पुट किया था कि जहां पर इकोनॉमी टाइज की बात होती है, इकोनॉमी की ताकत की बात होती है, वहीं पर अमन की बात होती है। जो मुल्क दहशतगर्दी करेगा उसके साथ कारोबार कब तक कोई रख सकता है और क्या कारोबार रखेगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। और फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें ये एडअप करें। हमें ये गलत फहमियाँ दिखाने की कोशिश की भारत के मीडिया ने कि जी हम बड़ी ताकत हैं, हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम बड़ी तादाद में चीज़ खरीद सकते हैं, बड़ी तादाद में बेच सकते हैं, हमारे पास इकोनॉमी पावर है। लेकिन कब तक इस पर रहते? दुनिया ने देखा या इस खत्ते ने देखा कि यही मुल्क जो एक तरफ इकोनॉमी टाइज की बात करता है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का मंबा बना हुआ है। और आज देख लें कैसे जलीलो रुस्वा हो रहा है। इंडिया में जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये खुद कहते हैं कि 80 करोड़ और 1 किलो अनाज पे पलते हैं। इनके अंदर बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में इनके लोगों के पास अपने आप को ईज करने के लिए बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, सड़कों पे, नालों पे, समंदर के किनारे जाके ये अपने आप को ईज करते। तो शर्म आनी चाहिए इसकी लीडरशिप को। बिल्कुल बेहतर बात आपने सर बड़ा वैसे वो ये असल हकीकत ये है, जो भारत की असल हकीकत है वो ये है, जो दुनिया अब समझ भी रही है। इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक तो भारत की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वो इस पूरे खित्ते में पहले सार्क को तबाह किया, अब एससीओ इस चीज़ का अदराक कर चुकी है। ऑब्वियस है कि आगे आने वाले दिनों में ब्रिक्स में, बाकी जगहों पर भी इसका अदराक शुरू हो गया। तो जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी हो आप, लेकिन अगर आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं तो आपके साथ कारोबार नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ब्रिगेडियर साहब भी जो बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ूंगा। आपको याद होगा कि अब ट्रम्प साहब के आने से कुछ अर्सा पहले तक जिस किस्म की एक बबल था इकोनॉमी का, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट की आप बात करें और बात हो रही, फिर आबादी तक की उन्होंने बात की कि हम तो कुछ सालों में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। तब मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि चाइना के पास जो लेबर है, जो आबादी है, वो उनकी स्किल्ड आबादी है, वो काम करना जानते हैं। उनके पास एक जिनको हम मीडियोकर्स कहते हैं, वो आबादी है जिसके पास कुव्वत खरीद है, खरीदने की सकत है। दूसरी जानिब इंडिया की आबादी, अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, यही फिगर्स हैं, 70 से 80 करोड़ कहते हैं ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो वो खरीदेंगे क्या? तो दुनिया की जो बड़ी आबादियां हैं, अगर उनके प्लस पॉइंट्स हैं, वो उनकी कुव्वत खरीद पर होती है, लाइक चाइना, और दूसरी चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग, लाइक चाइना। आपके पास ये दोनों अभी नहीं है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी ये कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि जो एटीट्यूड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। और ये एटीट्यूड 2015 के बाद से बहुत कहना चाहिए कि तेजी से बढ़ा है इंडिया में, कि हम कोई बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं, हम दुनिया पे रूल कर सकते हैं। और उसका जो अंजाम था वो 4 दिन था। 4 दिन में राफेल नहीं गिरे, इंडिया का और मोदी साहब का गुरूर गिरा है बेसिकली। अब उस गुरूर के गिरने के बाद वो अभी टुकड़े किरचियां समेट रहे हैं, और उस समेटने में कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं से नाउमीदी मिल रही है, और उसी नाउमीदी में वो चीन आए। तो ये जो इस वक्त स्पेस मिला है, मैं समझता हूं भारत को नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, उसमें भारत की अपनी कोई काविश उस तरह से नहीं है, बजाय इसके चीन की फॉरेन पॉलिसी है, मैं समझता हूं। और वो चीन की फॉरेन पॉलिसी ये है कि इवन जब बैशिंग हो रही थी चीन पर पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान, और उसके बाद तो बहुत ज्यादा हुई, तब भी चीन ने अपने मौक़िफ़ का इजहार तो किया और साथ ये कहा कि ये सब कुछ जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, उससे पहले आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और बेहतर ये है कि शराकतदार बने। ये उस वक्त की टर्म में उन्होंने बड़े खुले दिल से चीजों को पॉइंट आउट भी किया और साथ समझाया कि देखें ऐसा नहीं है। तो वही पॉलिसी चीन अभी भी ये चाहता है कि अगर कोई मार्जिन ऐसा मिलता भी है अमेरिका के इंडिया से नाराज होने पर, उसको इस्तेमाल में इस खित्ते के लिए लाया जाए, वरना चीन को तिजारत तो हो रही है और उनको क्या मिल सकता है। दूसरी जानिब ये इंडिया क्या दे सकता है,
इस पर भी मैंने बात की है। इंडिया के पास जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी एक्सट्रीमिज्म है। क्या इंडिया बीएलए की पुष्टपनाही रोक सकता है, जिसमें पाकिस्तान समेत चाइना के इंटरेस्ट है? नहीं रोक सकता। क्या इंडिया के पास अफगानिस्तान के मसाइल का हल मौजूद है? नहीं मौजूद। क्या इंडिया ईरान के साथ वो ताल्लुकात दोबारा बेहतर बना सकता है जो उनकी जंग में उन पर आया हो गया ईरान पर, कि इंडिया का स्टांस क्या था और उन्होंने किस तरीके से डील किया? तो ये सारी चीजें इस वक्त अगेंस्ट है। थोड़ा बहुत स्पेस इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि एससीओ आ गया और थोड़ा बहुत स्पेस इनको ये मिला कि ये एंटर हो गए हैं। एक ताल्लुक रशिया के साथ है जो कि ऑयल का है, और हम सब जानते हैं कि रशिया के पास इस वक्त पाबंदियां हैं उन पर, तो उनको चाहिए कि कोई उनका ऑयल खरीदे, तो वो जाहिर है कि नहीं बिगाड़ेंगे। दूसरा, इंडिया की लालच ये है कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए थ्रू रशिया वो सेंट्रल एशिया तक जाना चाहते हैं, जिसमें चीन की भी शायद उनको जरूरत न पड़े, उनकी ये सोच है, लेकिन इस तरह से ठीक है, मुमकिन हम नहीं जरा होगा। अब जरा बात करेंगे अफगानिस्तान वाले मैटर पे। एससीओ में अदम शिरकत, अपनी वादा खिलाफियों की वजह से तालिबान गवर्नमेंट इस वक्त बैकफुट पे है। अच्छा मौका मिल रहा है दुनिया के साथ आगे बढ़ने का, बहुत सारी उसकी रीजंस हैं। 2021 अगस्त में जब कंट्रोल संभाला तो वादा किया था कि जी हालात अब 1990 जैसे नहीं रहेंगे, अब ये 2.0 तालिबान होंगे। कई लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वहाँ पर जामे इस्लामी हुकूमत, आम माफ़ी, ख़वातीन के हुकूक का एहतराम, आज़ादी सहाफ़त, इन चीज़ों को यकीनी नहीं बनाया गया जिसका ऐलान किया गया। आमिना साहिबा समझती हैं इस बात को कि अफ़गानिस्तान की ये एक बड़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी उनके लिए, एक बेहतर मौक़े मिल रहे हैं उन्हें एससीओ जैसी बड़ी समिट में आने जाने के और इसमें आगे बढ़ने के, लेकिन इस बार उनकी अदम शिरकत इस चीज़ की भी खमाजी कर रही है कि वादा खिलाफियाँ उनके गले का तौक बन रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका था, और क्योंकि उनकी बैक चैनल और फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चल रही थी चाइना के साथ, तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो इस फोरम पे आएंगे, और बल्कि ये कि उनको फुल फ्लेज जो फायदे मिलने हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं। उनके खिते के बाकी ममालिक यानी रीजनल कंट्रीज जो सारे सेंट्रल एशिया के हैं उनके साथ भी, और पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात इस वक्त स्ट्रेन थे, उसको भी रिपेयर करने का ये बड़ा अच्छा मौका था। उनको वहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा कि जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी नहीं है, और उनकी जो इनसाइट है ऑन द रीजनल इश्यूज वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नज़र नहीं आती है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उन्हें बैकफुट पे ले गया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रीजन के हिसाब से तो वो बैकफुट पे जा रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, क्योंकि चाइना का विजन बहुत ब्रॉड है और वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल इश्यूज में डिफरेंसेस कर सकते हैं, तो वो उनके साथ अपने बायलैटरल इनरोड्स जारी रखेंगे। और जो अफगानिस्तान ने यहाँ से लूज किया है वो चाइना के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात में उनको गेंस मिलते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ बड़ी, एक तो ये इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहिए होगा, दूसरा रूसी सदर के साथ वज़ीर आज़म की अलग से मुलाकात हुई है। ये बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेप है। उन्होंने जो हालिया तबाहकारियाँ हैं सैलाब की, उस पर दुख का और तशवीश का इजहार किया। मैं इस पे ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस पे अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रशिया के साथ कर रहा था, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खिते के ममालिक में और जो रीजनल कंट्रीज़ के साथ हमारी तजारत इनएविटेबल है, और इसके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। आप देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो एक इम्पॉर्टेंट मोड है वो है एजुकेशन, और इस वक्त रशिया में हमारे स्टूडेंट्स की तादाद 400 से ज़्यादा हो चुकी है जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो हमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी काफ़ी दे रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि पीपल्स टू पीपल्स रिलेशंस के ऊपर जाएं, और जो सुपर पावर पॉलिटिक्स है उसको देखे बगैर उसको जरा सेटिसाइड करके, मेरा ख्याल है हम उस पे बेहतर उस फ्रंट पे खेल रहे हैं। हम इस रीजन को भी और उस रीजन को भी पॉजिटिव और बैलेंस लेके चल रहे हैं। ये बड़ी वैसे और उसमें फर्दर बड़े प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं, उन्हें हमें अवेल करना। ठीक हो गया। एहसाम, इस पे आपका कमेंट? जी बिल्कुल, मैं इससे एग्री करूंगा। दूसरा ये कि देखें, हमने एक अरसे तक जो जंग रशिया के खिलाफ अपने तौर पर हम वैसे तो हिस्सा भी रहे और फिर उसके बाद भी ताल्लुकात, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो सर्दमेरी नहीं पाई जाती दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में। जब भी मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, और पिछले
7-8 सालों में तो चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। इसमें यकीनन किरदार चीन का भी है, इसमें पाकिस्तान की जो सिफारती पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसका भी है, और इसमें प्यूटन इंतजामिया का भी है। तो अब ये मौका है कि हम इसको आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि जिस कनेक्टिविटी में हम इस वक्त अब आ गए हैं, रीजनल कनेक्टिविटी में, हम खुद को एक स्टेबलाइजर स्टेट के तौर पर भी मनवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ माशी हवाले से जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसके लिए हमें इन्हीं ममालिक के पास जाना होगा। और ये याद रखें कि अगर हमने खुद इख्तियार बनना है, खुद मुख्तार होना है, अपने आप को संभालना है, तो उसके लिए हमारे पास यही अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें ईरान, चीन, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया। अगर हम इससे कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारे लिए मसाइल हैं। उसमें तारीख भी हमें ये बताती है कि हमारे लिए मसाइल हैं, और उसमें मौजूदा हालात भी हमें ये बता रहे हैं कि मसाइल है। तो ठीक है, ये लेकिन अच्छा इस वक्त मौका, मेरा ख्याल है ये बेहतर पोजीशन है। अगर वजीर आजम से उनकी मुलाकात हो रही है, वो तो वॉल्यूम कमी पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, और ताउन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मेरा ख्याल है जेस्चर है दोनों तरफ से। ये पॉजिटिव तो है, पर उसको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। सारी पॉजिटिविटी लफ्जों में तो जो है वो बेकार होती है। जिस वक्त तक आप चीजों को, अब आपको पता, रशिया ने पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी स्टील मिल लगाई थी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कराची में मौजूद है। हमारे यहाँ पूरी गवर्नमेंट की वहाँ पर जो कोशिश है उसको खा गई। वो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले आई थी और आसिफ जरदारी के वो मेजर आफ्ताब एक को लगाया था, तो जिस वक्त जंग जावेद उसको छोड़ के गए थे, वो 9 बिलियन के प्रॉफिट में थी। उसके बाद उन्होंने खा लिया उसको, अब वो वहाँ पे रिडंडेंट खड़ी है। तो अगर तो हम प्रैक्टिकलिटी में देखें तो हम कुछ और ना करें, तो चले रशिया को कहते हैं कि यार वो स्टील मिल ही चला दो। लेकिन बात यह है कि ये तमाम चीजें जिस वक्त तक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में नहीं आती, उस वक्त तक मैं और आप सिर्फ तालियां ही बजा सकते हैं, और वो हम पहले भी बजाते रहे हैं, अब भी बजाते रहेंगे। लेकिन ये है कि रशिया पाकिस्तान के साथ बड़ा इंटरेस्टेड रहा है मुख्तलिफ अदवार में, तजारत भी बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे, और अपना स्टील में जिसका एक रिफ्लेक्शन है, बहुत बड़ा इलाका है उसका। तो अब ये तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरह अपने अपना जो फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स हैं उनको बैलेंस रख के अमेरिका के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ चल सकते हैं। और याद रखिएगा कि चाइना हमारा एक लॉन्ग टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी, और चाइना बहुत सारी चीजों को समझता है। अगर हम अमेरिका के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, तो वो चाइना को किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, बिकॉज चाइना खुद ये बिलीव करता है कि आप अपने ताल्लुकात को ममालिक के साथ कनेक्टिविटी और इकोनॉमी के जरिए बढ़ाइए। अब अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर देखिए ना, चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है, एमक माइल्स में इन्वेस्ट किया है चाइना। वो कहता है मैं रेलवे लाइन बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सीपैक का पूरा मौका दे रहा है चाइना और पाकिस्तान भी। अभी ये रिसेंटली जो ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसके अंदर, अच्छा ब्रिगेडियर साहब सॉरी, एक ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद आपसे इसी पर बात करूंगा कि इनकी अदम शिरकत इनके अपने लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ा रही है। ब्रेक लेते हैं, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान वाली आप बात कर रहे थे, आलमी तन्हाई, इस तरह की बातें, ये अपनी वादा खिलाफियाँ हैं अफगानिस्तान की। आप देखें अभी तक उन्होंने इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाया कि वहाँ पर प्रेस को आज़ादी मिल जाए, ख़वातीन के हुकूक उन्हें मिल जाएँ, वहाँ पर ख़वातीन पढ़ने के लिए स्कूल चली जाएँ, कॉलेजेस चली जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ चली जाएँ, काम से रोक दिया गया, और बहुत सारे मामलात हैं। ख़ास तौर पर खुली आज़ादी दे रखी है दहशतगर्द तंजीमों को वहाँ पर जो काम कर रही हैं। भारत की सरकर्दा तंजीमें अलग हैं, फिर जामे इस्लामी हुकूमत, शरीयत में ख़वातीन के, ये सारी चीज़ों को उन्होंने मेक श्योर करना था, जो नहीं किया, वो अपनी वजह से इस प्रॉब्लम में। बात यह है कि ये तमाम चीजें आप वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए चले, एक्सेप्ट करने वाली ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वहां पाकिस्तान ने पूरे की पूरी ये चीजें सबूत जो अफगानिस्तान की हुकूमत और चाइना में डिमांड किया था कि जी आप टेररिज्म बंद करें, क्योंकि चाइना बहुत मैसिव तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसका एक नीलामिया जारी होना था। अब इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसके अंदर अगर अफगानिस्तान बिहेव करता तो चाइना उनको स्पॉन्सर कर सकता था। चाइना की दुनिया में एक आवाज है, मतलब उन्होंने आना था, इन्विटेशन था, लेकिन अगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तान भी फैसिलिटेट कर सकता था। लेकिन चाइना ने इसलिए फैसिलिटेट नहीं किया कि चाइना इस बात पे बहुत सख्त नाराज था कि जी आपने वो उस दहशतगर्दी की कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी क्यों नहीं किया है, अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। इसी तरह एक अपना कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में भी हुई थी, और वो बायलैटरल कॉन्फ्रेंस थी,
तो बात यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी रियलिटी, अभी ये जो आपने कहा अपना औरतों पे पाबंदी, पढ़ने ना देना, प्रेस को आजादी, ये आइसोलेशन में कब तक रहेंगे? ये आइसोलेशन में से है जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, और उसके उनके जो लीडर है वो मौलाना है, मतलब वो तो किसी से मिलता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी उनके जितने मिनिस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है वेपन स्मगलिंग में, और वो जो अमेरिकन हथियार छोड़ के गई, हक्कानी चक्कानी मक्कानी मुत्तकी, जिन्हें ये वो वेपन बेच रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों को, इन्होंने उनको तो तालिबान ये को तो दे अपना दिया, किया धरा है ना, भारत खुद से करके पैसे आलमी तन्हाई की बातें करते हैं, लेकिन खुद कर रहे हैं, और फिर कैसे लोग सपोर्ट करेंगे? अच्छा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा क्लियर इस पर पूरी एक पिक्चर क्लियर की है, जरा इस पर बात करें। ना आने की वजह या उनको ना बुलाने की वजह यही है कि वो खुद अपना रवैया ठीक नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं ये उनके बड़े पुराने मसाइल हैं, और हम सबको ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त जिस गवर्नमेंट के साथ तमाम दुनिया बात कर रही है वो बेसिकली तालिबान हैं, उनके पास कंट्रोल है। तो उनकी जो सोच है उनसे उनको खुद बाहर निकलने में वक्त लगेगा, तो हम किसी प्रेशर के थ्रू तो वो नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए चीन कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है, वो ये है कि आप अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। जो आपके मसाइल हैं वो आप उसको देख लें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें, जैसे भी करें वो आपका मामला है, लेकिन आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया 2-4 दिन पहले जो वाकया हुआ। अब पॉइंट ये है कि निकाला कैसे जाए अफगानिस्तान को। तो जो सोच यहां पाई जाती है, जब हम साथियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारी रही है कि किसी भी ऐसे इलाके में जब हम डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ दुश्वारियों का सामना होता है, लेकिन उसका अल्टीमेट हल यही है कि वहां के लोगों को जब आप तरक्की दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, रोजगार दे दें, मौके दे दें, तो वो उस सोच से निकलते हैं जिसमें वो होते हैं। अभी तो अगर आप किसी अफगानी से बात करें, किसी सहाफी से बात करें, वो तो उल्टा आपको कहता है, वो कहता है पाकिस्तान पे हम यकीन नहीं करते। सवाल ये है, और फिर मैंने बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, ये जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी तो उस वक्त कुछ अफगान सहाफियों से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अफगानिस्तान में सोच क्या पाई जाती है। चाइना तो ऑफर करता है कि सीपैक में शामिल हो जाएं, तिजारती धारे में वापस आएं, अपने आप को ठीक करें, अपने मुल्क के आवाम को ठीक करें, तो साथ पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, सीपैक के थ्रू रास्ता बनता है, आप आए इसमें शामिल हो। आम आदमी की क्या सोच है? तो उन्होंने कहा 50-50 है। मैंने कहा 50 क्या है? तो उन्होंने कहा कि 50% की ये सोच है कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए, और उसमें ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान की तरफ से, यानी वो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। मैंने कहा चलें, इस पे तो आगे बहस होती है क्योंकि बहुत सारे मामला आते हैं। दूसरी बात तो उन्होंने कहा कि वो दूसरा ये है कि अगर चीन को एक्सेस दे दिया गया तो चीन जो है वो तमाम चीजों पर हावी हो जाएगा, काबिज। एक प्रोपेगेंडा ये है कि जी आप चीन काबिज हो जाता है तो फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे नहीं रहेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अभी जो रिसोर्सेज आपके हैं वो आपके हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसीलिए जो सोचने की बात, और अब जो पढ़ा लिखा तबका थोड़ा सा अफगानिस्तान का यहाँ हमें मिलता है, वो ये बात करते हैं कि हमें इस सोच से आगे निकलना होगा। और अच्छी चीज ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है अफगानिस्तान का, वो बाहर ममालिक में है। जाहिर है कि वो उस जगह पर नहीं है, वो निकल गए, लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर आ गए, रोजगार के लिए बाहर आ गए। वो ये सोच रखते हैं कि जो कुछ हमने किया है वो गलत है, और 80 से पहले का, 70 से पहले का जो अफगानिस्तान था वो बेहतर था, और हमें उसी जगह पर वापस जाना चाहिए। तो इस सोच के साथ चला जा सकता है। लेकिन चला जा सकता है ना एहसान, इनको तो मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सबसे इसके अलावा एग्जैक्ट और कोई मामला ये है प्रॉब्लम कि एक रोड मैप था, एक रोड मैप था एहसान, उस रोड मैप पे इन्होंने काम करना था। प्रोफेसर साहिबा, ये जो रोड मैप था जिस पर ये काम करना था, खुद ये मानते थे कि जी हमें वो 1990 वाला मामला नहीं है, हम उससे बेहतर हो जाएंगे, पूरी दुनिया को एक बेहतर शक्ल देंगे। किसी ने इस्लामिक कवानीन पर बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं, बस सिर्फ दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी से बाज आएँ, दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाने से अपनी ज़मीन को रोकें। तीसरी बात, ख़वातीन के हुकूक, प्रेस की आज़ादी, दीगर मामला, कानून का निफाज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बेहतर करना चाहिए था। लेकिन अब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं हुई। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, ये बेहतर क्यों नहीं हुई? कोई एक या दो ऐसी कंक्रीट रीजंस जो आप बता सकें हमें। असल में बात यह है कि अगर आप इस्लामिक टीचिंग को पढ़ें, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, हमको इतने बड़े लामा तो नहीं है, लेकिन इस्लाम में भी कभी नॉलेज को हासिल करने से, तालीम को हासिल करने से विद इन द लिमिट्स, विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लाम कहीं रोका नहीं किया।
कहीं ये नहीं कहा गया था कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक सफर करना पड़े। अभी बात यह, आप एक मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, आप एक, अफगानिस्तान भी एक नेशन स्टेट है जिसके ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है, तो उसने उन चीजों को देखना है जो उसकी कनेक्टिविटी कायम करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। और कनेक्टिविटी ये भी कहा गया है, एक बहुत बड़ा असूल है कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बन सकती। आपको अपनी सोच गन से नहीं इन्फ्लुएंस कर ली, लोगों को मोटिवेट करना है आपको फॉलो करें। तो जब आप इतने इनवर्ड लुकिंग होंगे और आप इतने नैरो माइंडेड होंगे कि आप जुल्म और ज्यादती करेंगे मजहब के नाम पे, और मजहब के नाम पे आप मुसलमानों को मारेंगे। अब इनके अंदर से जो दहशत गर्दी हो रही है, और पाकिस्तान में जो लोग हिट हो रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। इनको जब तक बाहर से पैसा न मिले ये मूव नहीं करते हैं। इनको आदत पड़ गई है मुल्कों से पैसा खाने की, और उसके जरिए चलते हैं। जैसे अभी इंडिया इनको पैसे लगाता है, ये बड़े खुश होते हैं कि जाते हैं वहां, भाग के जाते हैं, ले आओ देओ सानू पैसा। तो बात यह है कि भाई आपको दुनिया की रियलिटीज आप जब नहीं रियलाइज करेंगे, अब मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक कम्युनिके जारी होना था, ये दुनिया का असूल है कि जब दो ममालिक की मीटिंग होती है तो उसके बाद एक मेमोरेंडम जारी किया, आज तक वो जारी नहीं किया। हाँ, वो जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। तो दुनिया क्यों पैसे दे? सही बात है। एहसाम, इस पे जरा थोड़ा सा आपका व्यू भी कि एक मेमोरेंडम तक तो जारी नहीं मैं किया। बिल्कुल मैं करना चाह रहा था इस पे बात। मुझे ब्रिगेडियर साहब की दो बातों को मैं उस तरह से तो नहीं कह सकता जैसे उन्होंने कहा, लेकिन ये कि वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें देखें, जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर अगर आप आए, जो इस वक्त हुकूमत है तालिबान में, उनके पास भी पूरा मैंडेट उस तरह से नहीं है कि वो हर चीज उनकी मान ली जाए, क्योंकि जितने सेक्शंस, जितने ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन में, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनको तालिबान कंट्रोल कर सके। तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहें भी तो अभी उस तरह से नहीं कर सकते। अभी तो ये सवाल है कि वो चाह नहीं रहे। दूसरी चीज ये कि और चाहना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, अनकरीब उनको ये करना पड़ेगा क्योंकि हालात डिफरेंट हो रहे हैं। एक चीज जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना, वो बिल्कुल हकीकत है। वो ये कि चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसके बावजूद सुनने को ये मिलता है कि जो अमेरिकन डॉलर्स आते हैं हमारे पास, यूएस डॉलर्स, वो तो चीन के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि वहां के अवाम अभी अपनी मईशत को सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स जो हफ्तावार आते ठीक हैं, है जिनके एहसाम, रिकॉर्ड्स के चूंकि बारे वक्त की में कमी थी, हम इस पे बड़ा डिटेल एक प्रोग्राम और भी रख लेंगे। एहसामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। प्रोफेसर आमना साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। एक और मामला भी है, हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है आज एससीओ को लेकर, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर दोबारा से पनप रहा है और फिर उसका ख़ात्मा है, फिर अदालती निज़ाम को मजबूत कैसे किया जाए, और ये एक बड़ा क्लियर स्टांस है सबका कि कानून का निफाज भी ऐन इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। इस्लाम कहता है कि जब तक कानून का निफाज नहीं होगा तब तक इस्लामी उसूल भी पूरी तरह आप उस पर एक मिनवान अमल नहीं कर पाएंगे। जाहिर है इस्लाम एक कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरे तरीके से एक मुकम्मल दीन है। तो हम ज़रा अदालती निज़ाम पर भी, इस्लामी उसूलों पर भी, ऐन शरीयत के मुताबिक अदालती निज़ाम भी और इस्लामी अदालतें, दहशतगर्दी का ख़ात्मा, ये कैसे मुमकिन है और इसमें कितनी और बेहतरी लाई जा सकती है, किस किस पैराए में और बात की जा सकती है। सैयद अली रज़ा बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मजहबी स्कॉलर हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज इस मामले पर। बड़े इंपॉर्टेंट बात है जी, सुनने वालों के लिए भी होगी। मैं चाहूँगा आप ही इस पर ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक तो जिस तरह आपने इंट्रो में बात की है कि हमारी जो दीन की तालीमात हैं बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी रहनुमाई है, उसमें गाइडलाइन है, और आपने जो स्पेसिफ़िकली आपने शुरू ही किया कि जो अदालती निज़ाम, मेरा ख़्याल है ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुनियाद है, हमारी असास है, वो हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की लेजिस्लेशन की, कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। और ये ज़िंदा और बेदार कौम है जिसमें इत्तेहाद है, एक समझ बूझ है, सूझबूझ है, और यहाँ के अप्रीशिएट करना चाहिए मजहबी तबकात को, मशाइख को, उलमा को, तमाम मकातब फ़िक्र के जो मुफ्तियान हज़रात हैं, कि सब मिल के एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कौम को, और वो इस एतबार से एक अवेयरनेस देते हैं कि दीन के हवाले से वो आगे बढ़े, अपना किरदार अदा करें। और ख़ास कर मैं समझता हूँ कि जब आप
कानून की बात करते हैं, इस्लामी कानून की बात करते हैं, तो उसके बाद अगला मरहला आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसके नफूज़ का, उस पर अमल दरामद का। और उसके लिए बिल्कुल जो अदालतें हैं वही फोरम है, उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। कानून की छोटी सी चीज़ इसमें ऐड अप, सॉरी आपकी बात करता गुलामी, मैं पूछ, लेकिन ये ज़रूरी होगा ज़रा क्लियर भी कर दें कि इस्लाम में कानून और उसकी बालादस्ती कितना ज़रूरी है, उस पर कितनी बार इसकी हमें कहा गया है, इस पर बड़ा वाज़ेह अहकामात। देखें इसमें बहुत क्लियर बात है ना, देखें काम जनरल बात करते हैं ताकि इल्मी बात की जाए, वो एक अलग पहलू है। हमने चूँकि पब्लिक को बात समझानी है, इस वक्त ज़रूरत इस अवेयरनेस की है। इस्लामिक कानून तब है, कुरान और हदीस का कानून और रसूल तब है कि जब उस पर अमल दरामद की अहमियत है। अमल दरामद की अहमियत ना होती तो इस्लाम का निज़ाम अदल, जो इतना मरबूत निज़ाम अदल है, जिसकी एक बैक हिस्ट्री है, रोशन हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, तो वो सारी हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि जो कानून की पासदारी है, कानून की बालादस्ती है, उसके बग़ैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो मुंतशिर हजूम तो हो सकता है, लेकिन आप अगर जिस आज तरक्की की बात करते हैं, आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिस तरह आप ग्लोबल विलेज को कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान उभर रहा है, निखर रहा है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जहाँ ताने मिलते थे कि यहाँ टेररिज्म की जड़ें हैं, वो जड़ें इस कौम ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपनी अफवाज के साथ मुत्तहिद होकर उसकी जड़ें निकाली, इंतहा पसंदी की जड़ें उखाड़ फेंकी, तकफीरियत की जड़ें उखाड़ फेंकी, कौम को यूनिटी, इत्तेहाद और वहदत का दरस दिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की उस शाहरा पे जाना है, उसके लिए कानून की बालादस्ती, इस पर कोई अदम इत्तेफाक कोई एक फ़र्द बशर नहीं कर सकता। और उसके बगैर अच्छा, एक चीज़ और सर, चूँकि हम चाहेंगे कि थोड़ा वक्त कम तो बात ज़्यादा हो जाए, एक चीज़ हमें ज़रा इसमें बड़ा क्लियर बताइएगा कि कानून की बालादस्ती और कानून का निफाज, ये चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन की जिसकी बात करें, कोई कानून में कोई कानून को हाथ में ले कहीं पर भी किसी भी पैराए में, ख़ास तौर पे हम दहशतगर्दी के नासूर का खात्मे की बात करें, वो किसी भी सूरत किसी भी मुल्क के कानून को चैलेंज करे तो सज़ा होनी चाहिए, और कि बड़ा क्लियर है इस्लाम में कि उसके हवाले से क्लियर सज़ाएँ मौजूद हैं। बिल्कुल इस्लाम की वाज़े इसमें रहनुमाई भी है, गाइडलाइन भी है, सज़ाएँ भी हैं। और इस्लाम की तालीमात किसी सूरत में इसकी कोई तशरीह और ताबीर अपने तय करता रहे, वो एक्सेप्टेबल कभी नहीं हो सकती कि इस्लाम की तालीमात बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा गैर मुबहम अंदाज में वाज़ेह तौर पर हमें गाइड करती हैं कि उसका जो कानून है उसको कोई हाथ में नहीं ले सकता। अगर आप कानून में हाथ में लेंगे कानून को, तो वही जो बात मैंने पहले की है, फिर इंतशार होगा, फिर फसाद होगा, फिर फितना होगा, खून रेजी होगी। तो ये फितना और फसाद रोकने का वाहिद रास्ता ये है कि कानून पर अमल दरामद, कानून की पासदारी, निज़ाम अदल के तहत आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, और किसी को कतन इस्लाम की अपनी तशरीहात, अपनी ताबीरात, अपने तय उसको जो बयान करना। ठीक है, और जिस तरह पाकिस्तान की हम मिसाल ले लें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करी, आप उसके ताबे हैं। अगर आप उस रूल से ज़रा सी उसकी नफ़ी करें या उससे हटकर कोई काम करेंगे तो आप कानून को तोड़ रहे हो। जो सफ़े हैं ना, उसमें इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सर बहुत शुक्रिया। सैयद अली रज़ा बुखारी साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।